एब्सोल्यूट बीइंग रिवर्स प्लैनेट के की फीचर्स में से एक। ये फिजिकल स्टैट्स और स्किल रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन यूजर को खुद एबिलिटीज इस्तेमाल करने से रोकता है। इस बड़ी पेनल्टी की वजह से गेम कम्युनिटी इसे एक बेकार स्किल मानती है, जिसे अवॉइड करना चाहिए। ये अजीब है। कांग सोयुल ने अपने टर्मिनल को घूरते हुए सोचा, एक ऐसे गेम में एबिलिटीज यूज ना कर पाना जहां एबिलिटीज ही सब कुछ है। दूसरे प्लेयर्स के कमेंट्स भी यही कह रहे थे कि ये स्किल बकवास है और इसे चुनना बेवकूफी है। फिर भी एक अकेले कमेंट ने एक दिलचस्प पॉसिबिलिटी बताई। स्टैट करेक्शन के बिना होने वाली फाइट्स में फिजिकल बफ फायदेमंद हो सकता है। सोयुल ने इस पर गौर किया, ये सोचते हुए कि शायद एबिलिटीज को छोड़कर पूरी तरह से फिजिकल स्टैट्स पर फोकस करना एक वैलिड स्ट्रैटेजी हो सकती है। सोयुल की स्क्रीन पर वो प्लेयर चेन्स के बीच एक धुंधली परछाई की तरह मूव कर रहा था। उसके मूवमेंट्स लेवल 1 के हिसाब से असंभव रूप से तेज थे। आखिर ये है कौन? एक जोरदार झटके के साथ उसे रोकने वाली चेन्स टूटकर बिखर गईं। एक पल में सारे दुश्मन जमीन पर ढेर हो चुके थे। वो खून और लाशों के बीच अकेला खड़ा था। वू ह्युन खून से लथपथ साइथ पकड़े खड़ा था। एक अंधेरी परछाई उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। अभी काफी नहीं है वूजुन। अचानक एक बचे हुए सोल्जर ने वूयुन पर निशाना साधा। बचो! कांग सोयुल ने उसे रास्ते से धक्का दिया और गोलियां दीवार में जा लगी। सोयुल ने पलटकर सोल्जर के ऊपर गोलियां चला दी। गिरते हुए भी कांग सोयुल ने आखिरी बचे हुए गार्ड पर निशाना साधा। धत तेरी की! एक गोली सीधे उसके सिर में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। उसके स्ट्रीम के कमेंट्स में कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे तो कुछ उसे किल चोर कह रहे थे। सोयुल ने वू ह्युन की तरफ देखा, जो खून से लथपथ लाशों के बीच खड़ा था। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, अपनी मदद पर गर्व करते हुए। एक पल के लिए वू ह्युन को एक याद कौंधी है। एक छोटी लड़की खुशी से उसका नाम पुकार रही है, लेकिन ये सीन खून और अंधेरे में बदल जाता है। मिस्टर हार्ड कैरी, कैसे हो? कांग सोयुल घबरा कर पूछती है कि कहीं वो गुस्सा तो नहीं है, ये समझाते हुए कि वो तो बस थोड़ी मदद करना चाहती थी। वो ह्युन शांति से जवाब देता है कि वो गुस्सा नहीं है और उसने सच में मदद की है। ये सुनकर सोयुल की आंखों में चमक आ जाती है और वो एक्साइटमेंट में पूछती है कि क्या वो ट्यूटोरियल में उसके साथ रह सकती है। ठीक है। जैसे ही वे आगे बढ़े, सोयुल ने वू ह्युन से उसका असली नाम पूछा। मुझे बैक वू ह्युन बुलाओ। सोयुल ने फिर उसकी पहली कोर एबिलिटी के बारे में पूछा और वू ह्युन ने कंफर्म किया कि उसने एब्सोल्यूट बीइंग को ही चुना है। इस बात से स्ट्रीम के कमेंट्स में उस एबिलिटी को लेकर बहस छिड़ गई। सोयुल ने उत्सुकता से पूछा कि वो बिना एबिलिटी के गोलियों से कैसे बच लेता है, लेकिन वू ह्युन ने टाल मटोल वाला जवाब दिया और अचानक रुक गया। आगे 20 मीटर पर 2 एटिनल्स है। सोयुल हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उसे इतनी दूर से कैसे पता चला। सोयुल हैरान थी कि बिना किसी डिटेक्शन एबिलिटी के उसे दुश्मनों की मौजूदगी का कैसे पता चला। वू ह्युन ने इसे कोई बड़ी बात नहीं बताया और आगे बढ़ गया, लेकिन अचानक 2 एटिनल्स ने उनका रास्ता रोक लिया। खतरे के सामने वू ह्युन शांत खड़ा था, पुराने दिनों में कोलोसियम खेलने की यादों में खोया हुआ। है? रुको, बचते। एक पल में उसने अपनी टांग घुमाई और एक ही किक में रोबोट को तबाह कर दिया। दूसरा एटिनल भी पलक झपकते ही नष्ट हो गया। वू ह्युन ने अपनी अविश्वसनीय ताकत का कारण बताया। मैं वहाँ एक रैंकर था। इस खुलासे ने लाइव स्ट्रीम के चैट में हलचल मचा दी। व्यूअर्स उसकी ताकत का कारण समझ गए थे। हालांकि सोयुल हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोलोसियम में रैंकर होना इतनी बड़ी बात क्यों है। चैट में व्यूअर्स ने खुलासा किया कि फेमस प्रो गेमर
बैटलर भी एक कोलोसियम रैंकर था। बैटलर? सच में? सोयुल इस खुलासे से हैरान थी क्योंकि बैटलर प्रो सीन का एक लेजेंड था, लेकिन वूह्युन ने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। तभी फाइनल ट्यूटोरियल मिशन का नोटिफिकेशन आया और एक मस्कुलर गार्ड ने उनका रास्ता रोक लिया। तुम आखिर यहाँ तक पहुंच ही गए। सामने वाला गार्ड लैब सिक्योरिटी चीफ, ट्यूटोरियल का फाइनल बॉस निकलता है। वो वूह्युन को ताना मारता है कि यही जगह उसकी कब्र बनेगी। वूह्युन को एहसास होता है कि अब तक सब कुछ सिर्फ एक ट्यूटोरियल था। अचानक चीफ के चारों ओर शैडोज दिखाए जाते हैं। खतरनाक डार्क एनर्जी फैलने लगती है। मिल गया तू? परछाइयों से फुसफुसाने की आवाजें एक साथ मिलकर एक भयानक हुक्म में बदल जाती हैं। मारो! ये मत सोचना कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर जाओगे। जवाब में सोयुल ने अपनी सबमशीन गन से गोलियां चलाईं, लेकिन सिक्योरिटी चीफ ने एक पार्टिकल बैरियर से उन्हें आसानी से रोक दिया। सोयुल ये देखकर हैरान रह गई क्योंकि पार्टिकल बैरियर्स सिर्फ अवेकेंड इस्तेमाल कर सकते थे। जैसे ही वूह्युन आगे बढ़ा, सोयुल ने उसे कवर फायर देने की पेशकश की। हाँ, ये सिर्फ एक गेम है, लेकिन अगर इससे तुम लोगों को थोड़ी भी तसल्ली मिलती है तो। एक जोरदार पंच सीधे सिक्योरिटी चीफ के पार्टिकल बैरियर पर पड़ता है, जिससे वो शीशे की तरह टूट जाता है। सोयुल और दर्शक हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि बिना गोली चलाए बैरियर कैसे टूट गया। साले चूहे! गुस्से में चीफ एक अजीब स्किल एक्टिवेट करता है और उसका शरीर काले धुएं में घिर जाता है। दर्शक इसे आयरन मैन एबिलिटी कह रहे हैं। तेरे चीथड़े उड़ा दूंगा! चीफ के भारी पंच से जमीन टूट जाती है। दर्शक उसकी ताकत देखकर हैरान हैं। अंदाजा लगा रहे हैं कि इस स्किल के साथ उसका वजन कम से कम 1 टन होगा। लेकिन वूह्युन तेजी से उसके हमलों से बचता रहता है, जिससे चीफ का गुस्सा और बढ़ जाता है। और कब तक ऐसे बचता रहेगा? अगले ही पल एक जोरदार वार वूह्युन को लगता है और वो खून से लथपथ हवा में उछल जाता है। दर्शकों की हैरानी के बीच वूह्युन एक पल में पासा पलट देता है। एक करारा मुक्का सीधे सिक्योरिटी चीफ के चेहरे पर पड़ता है। चीफ दर्द से घुटनों पर गिर जाता है। तभी उसके अंदर से एक धीमी आवाज उसे अपनी स्किल डिसेबल ना करने की चेतावनी देती है। तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते। वूह्युन के चारों ओर डरावनी परछाइयां उभरती हैं और उनके मुंह खौफनाक मुस्कान में खिंचे हुए हैं। इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। सिक्योरिटी चीफ इस बात पर हैरान है कि एक टेस्ट सब्जेक्ट इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तुम्हारी वजह से। वूह्युन के आखिरी वार के साथ ही एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसकी जीत की घोषणा करता है। इस ब्रूटल सीन को देखकर कांग, सोयुल और दर्शक हैरान हैं। वूह्युन की ताकत पर कमेंट कर रहे हैं। सोयल खुद को संभालते हुए खुश होती है कि ट्यूटोरियल बॉस हार गया है और अब उन्हें बस यहाँ से निकलना है। चलो वूह्युन। वूह्युन हामी भरता है और वे उस भयानक जगह से बाहर निकल जाते हैं। फाइनली बाहर आ गए। सिस्टम नोटिफिकेशंस उनकी सफलता की पुष्टि करते हैं। ट्यूटोरियल मिशन पूरा हुआ, लेवल अप हुआ और एक स्किल पॉइंट मिला। सोयुल पूछती है कि क्या वूह्युन आज मेन क्वेस्ट जारी रखेगा, लेकिन वो आज के लिए रुकने का फैसला करता है। ट्यूटोरियल पूरा होने पर कांग सोयुल खुशी से अपनी लाइव स्ट्रीम खत्म करती है। वो बैक वूह्युन के पास जाती है जो इंतजार कर रहा था और घबराते हुए उसे एक ऑफर देती है। सोयुल उसे अपनी स्ट्रीम्स में रेगुलरली शामिल होने, उसके शेड्यूल के हिसाब से एडजस्ट करने और अच्छी पेमेंट का वादा करती है। सॉरी? वूह्युन के सीधे इनकार से सोयुल की उम्मीदें टूट जाती हैं,
ये समझते हुए कि वो उसे मना नहीं पाएगी। बातचीत खत्म होने पर कांग सोयुल पूछती है कि क्या वो उसे फ्रेंड के तौर पर ऐड कर सकती है, जिस पर वू ह्युन सहमत हो जाता है। उसे गेम के लिए शुभकामनाएं देने के बाद कांग सोयल लॉग आउट कर जाती है और एक सिस्टम मैसेज उसके जाने की पुष्टि करता है। अब अकेला वू ह्युन सोचता है कि ट्यूटोरियल खत्म हो गया है, लेकिन उसे एक चौंकाने वाली बात का एहसास होता है। पर मैं वापस क्यों नहीं गया? वू ह्युन को इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसी वक्त एक ऑनलाइन कम्युनिटी पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही थी। पोस्ट का टाइटल उसे एक हैकर बता रहा था, क्यों नो करेक्शन नो गन्स रन वाला प्लेयर एक हैकर है, वो भविष्य जो आज का गेम प्ले लाएगा। और ठीक उसी पल वो ही उनकी स्ट्रीम पर एक बड़ी डोनेशन आती है। रियल वर्ल्ड में वापस आकर कैसा लगता है? अगली सुबह प्लैनेट अर्थ के ऑफिस में, जो कि रिवर्स प्लैनेट के डेवलपर्स हैं, एक अकेले प्लेयर की वजह से अफरा तफरी मची हुई थी। यकीन नहीं हो रहा। बार बार देखने के बाद भी फुटेज वहीं दिखा रहा था। बिना किसी बफ या वेपन के उसने सिक्योरिटी चीफ को खाली हाथ हरा दिया। ऑनलाइन कम्युनिटी हैकिंग का आरोप लगा रही थी और एक परेशान मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट से पूछा कि क्या वे निश्चित हैं। हाँ, पूरी तरह से। एक एम्प्लॉय बताता है कि उन्होंने कैरेक्टर बनने के मोमेंट से ही सब कुछ चेक किया है। टैंपरिंग या एक्सटर्नल प्रोग्राम इंजेक्शन का कोई सबूत नहीं है। वो आगे कहता है कि उन्होंने कई हैकर्स देखे हैं, लेकिन दीवारों के आर पार जाने या एक भूत की तरह मूव करने जैसी हरकतें उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। ये नामुमकिन है। हैक के साथ भी इतना प्रिसिजन नहीं आ सकता। वे इस बात पर विचार करते हैं कि या तो ये कोई नया अनडिटेक्टेबल हैक है या प्लेयर बस पागल है। मैनेजर सहमति में सिर हिलाता है। इसलिए मैनेजर ने तय किया कि उन्हें प्रॉपर वेरिफिकेशन की जरूरत है। बाद में एक कैफे में बेक वू ह्युन जंग नायोन से पूछता है कि क्या ऑनलाइन कम्युनिटी में उसी की वजह से हंगामा मचा है। हाँ, पूरा केओस मचा है। वो बताती है कि लोगों ने एक नो मॉडिफिकेशन चैलेंज शुरू किया, लेकिन जब सब फेल हो गए तो उन्होंने इसे हैक कहना शुरू कर दिया। बेक वू ह्युन खुद भी मानता है कि जब उसने पहली बार वीडियो देखा तो वो भी शॉक हो गया था। वू ह्युन पूछता है कि उसने उसे कैसे पहचाना जबकि उसने स्ट्रीम के दौरान मास्क पहना था। नायोन बताती है कि उसने अपना नाम बताया था और उसकी स्किल्स इतनी अविश्वसनीय हैं कि वे हैकिंग जैसी लगती हैं। वू ह्युन को एहसास होता है कि प्लैनेट अर्थ ने उससे इसीलिए संपर्क किया था। प्लैनेट अर्थ कोरिया ने तुम्हें कांटेक्ट किया? वो तुरंत समझ जाती है कि वे हैक के आरोपों की जांच करना चाहते हैं, जिसकी वो ही उन पुष्टि करता है। वो बताता है कि उसे स्ट्रीमर के माध्यम से एक मैसेज मिला। उसके फोन पर कांग सोयुल का एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है। नायोन को लगता है कि एक गेम कंपनी द्वारा सीधी जांच से बहुत अटेंशन मिलेगा। वो उत्सुकता से पूछती है कि क्या वो इसमें भाग लेगा। वू ह्युन जवाब देने से पहले सोच में पड़ जाता है। वू ह्युन मन में सोचता है कि भले ही ये कोरियन ब्रांच है, पर ये डेवलपर्स से सीधे मिलने और दूसरी दुनिया के बारे में सुराग पाने का उसका एकमात्र मौका है। ठीक है, मैं करूंगा। नायोन खुश होकर इसे एक गुड चॉइस कहती है ताकि उस पर लगे हैकर के आरोप साफ हो सकें। वू ह्युन को शक है कि लोग उसे पहचान भी पाएंगे, क्योंकि उसने स्ट्रीम पर अपना चेहरा नहीं दिखाया था। नायोन उसे समझाती है कि उसका फाइटिंग स्टाइल बहुत यूनिक है और आजकल प्रो गेमर्स भी अपनी फाइटिंग हैबिट से पहचाने जाते हैं। उफ, लोग सच में ऑब्सेस्ड हैं। नायोन उसे समझाती है कि अगर उसने मना कर दिया होता तो ऑनलाइन भीड़ उस स्ट्रीमर को भी निशाना बनाती, क्योंकि ड्रामा में किसी को भी घसीटा जा सकता है। ऐसी बात है क्या? इस विचार से कि उसके एक्शन से कांग सोयुल को नुकसान हो सकता है, वो अपनी ड्रिंक में उसके मुस्कुराते हुए चेहरे की कल्पना करता है। उसी समय कांग सोयुल को एक मैसेज मिलता है, मैं ये करूंगा। यस, वो मान गया। कांग सोयुल का अनुमान सही था।
इस हाइप के साथ व्यूअर काउंट आसमान छूने वाला था। वो दर्शकों से रिवर्स प्लैनेट के इतिहास में कुछ ऐसा दिखाने का वादा करती है जो पहले कभी नहीं देखा गया हो। जल्द ही एक ऑफिशियल नोटिस आता है। बेक वू ह्यून पर लगे हैकिंग के आरोपों को क्लियर करने के लिए एक वेरिफिकेशन स्ट्रीम होगी। 4 दिन बाद बेक वू ह्यून रिवर्स प्लैनेट में लॉगिन करता है। वो यून, हेलो, कैसे हो? वो दौड़कर उसके पास आती है और अपनी वजह से हुई परेशानी के लिए माफी मांगती है। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। बेक वू ह्यून ने कान सोयुल से पूछा कि क्या उसे उस पर शक नहीं है। तुम्हारी आंखें किसी किलर जैसी थी, हैकर जैसी नहीं। वोयुन के एक हिंसक अतीत का फ्लैशबैक दिखाई देता है। सोयुल अजीब तरह से हंसती है, इसे सिर्फ इंस्टिंक्ट कहती है। वोयुन के सहमत होने पर सोयुल वेरिफिकेशन स्ट्रीम शुरू करती है। वो दर्शकों का उत्साह से स्वागत करती है। चैट में तुरंत हैकर आउट जैसे मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है। वाओ, स्टार्ट होते ही 10,000 व्यूअर्स, ये तो इंसेन है। सोयुल बताती है कि इतने सारे व्यूअर्स इस कंट्रोवर्सी में लोगों की गहरी दिलचस्पी को साबित करते हैं और फिर वो वुह्युन को इंट्रोड्यूस करती है। बेक वुह्युन खुद को इंट्रोड्यूस करता है। चैट तुरंत नेगेटिव कमेंट से भर जाती है। लोग उसे बेशरम हैकर बुलाते हैं, जबकि कुछ लोग न्यूट्रल रहने की बात करते हैं। चैट शांत हो जाओ, अगर तुमने हद पार की तो मैं चैट डिसेबल कर दूंगी। चैट को शांत करने के बाद सोयुल मेन वेरिफिकेशन से पहले कंट्रोवर्सी पर वुह्युन की राय पूछती है। मुझे बस ये फैक्ट ही रिडिकुलस लगता है कि ऐसी चीजें कंट्रोवर्सी बन गई। उसके जवाब से चैट और भी भड़क उठता है। व्यूअर्स उसके घमंड पर सवाल उठाते हैं। जब एक व्यूअर ने प्रूफ मांगा तो सॉयल ने बताया कि वेरिफिकेशन के लिए एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया गया है। उसी पल एक नीली रोशनी चमकती है और एक आदमी उनके सामने आ जाता है। हेलो, मैं पार्क ग्यूमेहुन, प्लैनेट अर्थ कोरिया का ऑपरेशंस टीम 1 मैनेजर। उसकी अनाउंसमेंट और उसके सिर के ऊपर ऑफिशियल जीएम टैग से चैट में हलचल मच जाती है। वो ही उनको एहसास होता है कि एक ऑपरेशन मैनेजर के पास जरूरी जानकारी हो सकती है और वो उससे बाद में सवाल करने का फैसला करता है। दोनों ने मैनेजर का फॉर्मल तरीके से स्वागत किया। पार्क ग्यूम ह्यून वो ह्यून को देखता है और मन में सोचता है कि वो अपनी बदनाम इमेज के बावजूद बाहर से काफी नॉर्मल दिखता है। पार्क ग्यूमह्युन उन्हें वेरिफिकेशन एरिया में ले जाने की पेशकश करता है। एक नीली रोशनी चमकती है और वे तीनों एक हाईटेक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये है? मैनेजर बताता है कि ये एक प्राइवेट ट्रेनिंग रूम है जहां प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं। वो बताता है कि एक्सटर्नल प्रोग्राम के इस्तेमाल की जांच के लिए वुह्युन के कई कॉम्बैट टेस्ट होंगे। वुह्युन अपने आसपास देखता है। इस तरह की एडवांस जगह से हैरान है जो उसने दूसरी दुनिया में कभी नहीं देखी थी। ग्यूमह्युन औपचारिक रूप से टेस्टिंग के लिए वुह्युन की सहमति मांगता है। हाँ, मैं तैयार हूँ। मैनेजर पार्क ग्यूमहिन ने टेस्ट शुरू किया और अंदर से एक विशाल ट्रेनिंग बॉट बाहर निकला। दर्शक हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं था कि वुह्युन केवल एक कोर एबिलिटी से इतना मजबूत बॉट हरा सकता है। बॉट को देखते ही वुह्युन को शैडोज की आवाज सुनाई देती है। वुह्युन, मुझे डर लग रहा है। मेरा बदला लेना, वुह्युन। पार्क ग्यूमह्युन का कमांड पूरा होने से पहले ही वुह्युन अपनी जगह से मूव हुआ। एक धुंधले साए की तरह वो सीधे बॉट के पास पहुंचा और उस पर बेरहमी से हमला करना शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले से घबराकर ग्यूमह्युन ने खुद को टैबलेट के पीछे छिपा लिया। इस नजारे को देख रहे व्यूअर्स के बीच डर और हैरानी का माहौल था। वो एक मिड टियर एटनल को नंगे हाथों से कुचल रहा है। बिखरे हुए बॉट को देखते हुए पार्क ग्यूमह्युन शॉक में था। ये तो इंसेन है। सिस्टम ने किसी भी एक्सटर्नल प्रोग्राम के इंटरफेरेंस का पता नहीं लगाया। ये कोई हैक नहीं था। बेक वुह्युन शांति से पीछे हटता है, जैसे कि उसने कुछ खास नहीं किया हो गया। पार्क ग्यूमह्युन जो अभी भी शॉक में है, बस हामी में सिर हिलाता है। पार्क ग्यूमह्युन ने बताया कि हालांकि कोई एक्सटर्नल प्रोग्राम नहीं मिला, लेकिन वेरिफिकेशन का समय बहुत कम था।
उसने वू ह्युन को उनके बताए तरीके से लड़ने के लिए कहा। ऑफ कोर्स। वो ह्युन जानता था कि ये टेस्ट ये कंफर्म करने के लिए था कि वो ऑटो पायलट चीट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जो एक कठपुतली की तरह यूजर के कमांड को ठीक से फॉलो नहीं कर सकता। इसलिए ग्यूम ह्युन ने एक नया टास्क दिया, अपनी चेन सिकल से 3 इंटरमीडिएट ट्रेनिंग बॉट्स के हेड्स को स्लैश करना। समझ गया। ग्यूम ह्युन हैरान था। ये वू ह्युन के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये आदमी है कौन। वो नया टेस्ट शुरू करने के लिए अपने एडमिन टैबलेट पर टैप करता है। पर मैं उसे ये लड़ाई हारते हुए इमेजिन नहीं कर सकता। जैसे ही टेस्ट शुरू होता है, चेन्स का एक बवंडर रोबोट्स को चीर देता है। एक पल में तीनों बॉट्स के सिर कटकर गिर जाते हैं। उसकी आंखों में खतरनाक इरादा चमकता है। वो ह्युन के आसानी से जीतने पर व्यूअर्स हैरान रह गए। देखा, वो चेन सिकल्स ऐसे चल रहे थे जैसे जिंदा हो। पार्क ग्यूम ह्युन ने तय किया कि वेरिफिकेशन के लिए काफी डेटा कलेक्ट हो गया है, लेकिन गेम एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते उसकी क्यूरियोसिटी उसे एक और टेस्ट लेने पर मजबूर कर रही थी। उसे जानना था कि क्या वू ह्युन सिर्फ एक कोर एबिलिटी से एक एडवांस्ड लेवल बॉट को हरा सकता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, धुएं के बीच से लाल आंखें चमकती हैं। व्यूअर्स एडमिन के इस अचानक फैसले पर चौंक जाते हैं, इसे अनफेयर मानते हुए। हम एक एडवांस ट्रेनिंग बॉट का इस्तेमाल करके वेरिफिकेशन करेंगे। ये एथिनेल का एक नया और बेहतर वर्जन है। सच में? उसके सामने एक एंड्रॉइड खड़ा था और चारों तरफ सिर्फ लाशों का ढेर था। एंड्रॉइड की आंखें खतरनाक इरादे से चमक उठी। ये देखकर लड़के का चेहरा गुस्से से भर गया। बॉट वू ह्युन को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचता है। बॉट अपने हाथों से और भी ज्यादा अटैक करता है। हमारा हीरो अटैक को बचते हुए पीछे की तरफ पोजीशन लेता है। बॉट के पावरफुल अटैक के कारण दीवार टूट जाती है। जैसा सोचा था, इंटरमीडिएट बॉट्स इसके सामने कुछ भी नहीं है। उसे एहसास होता है कि बॉट का एक भी वार खतरनाक हो सकता है। तभी हीरो एक तेज पंच के साथ हमला करता है। वू ह्युन को एहसास हुआ कि एंड्रॉइड की बॉडी की हार्डनेस बिल्कुल अलग लेवल पर है। उसे कोई डैमेज नहीं हो रहा था। ये देखकर उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, डैमेज बिल्डअप होने तक लगातार हमला करना। वो एंड्रॉइड पर अनगिनत वार करता है। उसकी स्पीड और पावर से हर कोई हैरान है। ये नजारा इतना विश्वसनीय था कि लाइव चैट देख रहे व्यूअर्स भी सदमे में थे। पार्क ग्यूम ह्युन हैरान था। सिर्फ एक कोर एबिलिटी के साथ बेक वू ह्युन न केवल एक एडवांस्ड ट्रेनिंग बॉट की बराबरी कर रहा था, बल्कि अब उस पर हावी हो रहा था। वो ह्युन ने बॉट को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था, उसे हमलों की बौछार से पस्त करते हुए। लगता है और इंस्पेक्शन का कोई फायदा नहीं। अचानक ट्रेनिंग बॉट नीली रोशनी में गायब हो गया। पार्क ग्यूम ह्युन ने समझाया कि वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त डेटा एकत्र हो गया था, इसलिए उसने बॉट को हटा दिया। अच्छा। कांग सोयुल ने उत्सुकता से वेरिफिकेशन के नतीजों के बारे में पूछा। पार्क ग्यूम ह्युन ने पुष्टि की कि कोई बाहरी प्रोग्राम इस्तेमाल नहीं किया गया था। सीधे शब्दों में कहें तो वो धोखेबाज नहीं था। ये खबर लाइव चैट में तेजी से फैली और उसे धोखेबाज बताने वाली पोस्ट डिलीट हो गई। मैंने कहा था ना, वो चीटर नहीं है। व्यूअर्स ने वू ह्युन के लिए एक नया निकनेम निकाला, हैक्सिकल, जिसे सुनकर सोयुल और भी एक्साइटेड हो गई। उसने ऐलान किया कि वू ह्युन हैक्स का इस्तेमाल नहीं करता, उसकी स्किल्स ही हैक लेवल की हैं। फिर वो वू ह्युन की ओर मुड़ी और उससे पूछा कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। सबने अच्छा काम किया। इस अजीब जवाब पर ग्यूम ह्युन हंस पड़ा और फिर सोयुल ने स्ट्रीम खत्म कर दी। लाइव खत्म होने के बाद पार्क ने अपने दोनों मेहमानों को आने के लिए धन्यवाद दिया। पार्क ग्यूम ह्युन ने वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट स्वीकार करने के लिए वू ह्युन को धन्यवाद दिया और जाने के लिए मुड़ा। रुको, मुझे एक चीज पूछनी है।
क्या इस गेम में पहले कभी कोई बग आया है? उसने आगे बताया, क्या कभी कोई प्लेयर लंबे समय तक गेम में फंसा है? ग्युम्न ह्युन ने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं सुना है, ये तर्क देते हुए कि इतने बड़े बग के साथ गेम इतना पॉपुलर नहीं हो पाता। वो ह्यून उसकी बात से सहमत लग रहा था। इसके तुरंत बाद पार्क टेलीपोर्ट हो गए। अकेले रह जाने पर ग्युम ह्यून ने राहत की सांस ली। कांग सोयुल ने वू ह्यून को आज के काम के लिए धन्यवाद दिया और स्ट्रीम का रेवेन्यू शेयर करने की पेशकश की। वू ह्यून ने पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन अगली बार बुलाने पर आने के लिए मान गया। नहीं, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। वो तो चलता फिरता क्लिप फार्म है। वू ह्यून ने उसकी अजीब चुप्पी को नोटिस किया और पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहती है। घबराकर सोयुल ने कहा कि कुछ नहीं है और जल्दी से टेलीपोर्ट हो गई। जितनी इंफॉर्मेशन सोची थी उतनी नहीं मिली। ये काफी डिसअपॉइंटिंग है। तभी उसके सामने एक मैसेज पॉपअप हुआ। ये जंग नायोन का था, जो उसे बता रही थी कि वो बैटल प्रेप रूम में उसका इंतजार कर रही है। जंग नायोन ने उत्साह से वू ह्यून से उसकी पहली स्ट्रीमिंग के बारे में पूछा, ये बताते हुए कि कम्युनिटी क्रेजी हो रही थी। वू ह्यून ने सपाट रूप से जवाब दिया कि उसे ये पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे गेम खेलते समय व्यूअर्स पर ध्यान देना अच्छा नहीं लगता। नायोन थोड़ी निराश होकर एक और तरीका सुझाती है और उसे एक कंसोल की ओर खींचती है, इस बात पर जोर देते हुए कि उसे बस एक बार और कोशिश करनी चाहिए। चलो कुछ पीवीपी खेल दे। PvP यानी प्लेयर वर्सेस प्लेयर एक ऐसा गेम मोड है जिसमें प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करते हैं। वू ह्यून ने पूछा कि क्या उसे अचानक PvP के लिए बुलाया गया था, जिस पर नायोन ने हाँ कहा। वू ह्यून ने समझाया कि उसे ये गेम पसंद नहीं आया और वो उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता था। अरे पीवीपी ही तो आरपी का मेन कंटेंट है। वू ह्यून ने सोचा कि PvP शायद स्टोरी मोड से अलग हो सकता है। वो इसे एक मौका देने के लिए तैयार हो गया। खुश होकर नायोन PvP मोड्स के बारे में बताने लगी। सबसे पहले है शोडाउन। उसने समझाया कि शोडाउन में 1v1 या 2-2 मैच होते हैं और वॉरफेयर में 5 लोगों की टीमें अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए लड़ती हैं। नायोन बताती हैं कि वे शोडाउन खेलेंगे, एक बैटल रॉयल मोड। वो पहली बार खेलने वाले वू ह्यून को टीम बनाने का सुझाव देती है। जब नायोन एक बिल्ड रिकमेंड करने की पेशकश करती है तो वो ह्यून मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसके पास पहले से ही एक है। इसी बिल्ड की वजह से मुझे दूसरी दुनिया में सुपर ह्यूमन कहा जाता था। वू ह्यून अपना बिल्ड तैयार करता है और नायोन को ऑनलाइन जाने के लिए कहता है। चलो पॉपुलर स्टार्टिंग पॉइंट मिलिट्री बेस से शुरू करते हैं। मिलिट्री बेस एक हाई रिस्क एरिया है जहां बहुत सारे हाई रैंक इक्विपमेंट मिलते हैं, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए खतरनाक है। उत्साहित नायोन ने पूछा कि क्या वो YouTube के लिए उनका PvP गेम रिकॉर्ड कर सकती है। हटो, ठीक है, अब शांत हो जाओ। वू ह्यून की सहमति के बाद नायोन खुशी से चिल्लाई और गेम में लॉगिन किया। सिस्टम ने उनका स्टार्टिंग पॉइंट मिलिट्री बेस के रूप में सेट किया और 60 सेकंड का काउंटडाउन शुरू कर दिया। दोनों अपने गेम अवतार में दाखिल हुए और गायब हो गए। वू ह्यून एक टूटी फूटी इमारत की तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में अकेला स्पॉन हुआ। यार ये जगह बेकार है, बेकार जगह, घटिया जगह। कहीं और नायोन को वू ह्यून के पहले किल का नोटिफिकेशन मिला। उसकी एबिलिटी को देखते हुए उसे ये नॉर्मल लगा, लेकिन तभी एक के बाद एक किल नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई। है ये वू ह्यून आखिर कर क्या रहा है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है।